आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर। तो ये दोस्तों पहली वीडियो है हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास दोस्तों ये विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध बुक है और हम सबसे पहले इसी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोस्तों जिसने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा है, इस बुक को पढ़ने के बाद जो उसकी आधार है वो काफी मजबूत हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है और हिंदी साहित्य का इतिहास का जो नामकरण है वो किस प्रकार से हुआ, और जो मेन फोकस हमारा जो रहेगा वो है आदिकाल पर, कि आदिकाल है क्या हिंदी साहित्य का। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं टाइटल की ओर। आप देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने लिख रखा है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास दोस्तों आप सभी को पता है वह घटनाएं जो पहले बीत चुकी है उसको क्या है अब सिलसिलेवार तरीके से उसको लिखना, कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या घटना घटी थी। तो इस हिसाब से क्या है इतिहास इसे हम कहते हैं। आपको पता है दोस्तों हर एक चीज का इतिहास होता है, यानी कि कोई चीज कब शुरू हुई थी और वो कैसे अस्तित्व में आई और उसमें कैसे कैसे बदलाव आया, सबका इतिहास होता है। जिस फोन में दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका अपना इतिहास है, आपका अपना खुद का इतिहास है, और आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं सबका क्या है खुद का इतिहास है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आज हम जिस इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है साहित्य का इतिहास। और साहित्य भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे बांग्ला का अपना साहित्य है अलग, और क्या कहते हैं अंग्रेजी का अपना अलग साहित्य है। पर हम जिस साहित्य की बात करने वाले हैं वो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी का क्या जो इतिहास रहा है, हिंदी के साहित्य का क्या इतिहास रहा है, बेसिकली ये जानेंगे। हिंदी का दोस्तों अपना एक अलग इतिहास है कि हिंदी कैसे अस्तित्व में धीरे धीरे आई, उसकी भाषा, वो भाषा में चले जाएंगे। पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अब बात कर लेते हैं कि साहित्य होता क्या है। तो साहित्य दोस्तों आपने एक नॉर्मल सी परिभाषा सुनी होगी कि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। यानी समाज में जो भी चीजें घटित हो रही है वो क्या है साहित्य में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आसान भाषा में आपको बताऊं कि साहित्य क्या है, तो लोगों का सुख, उनका दुख, उनका निराश्य, उनसे संबंधित सभी प्रकार की बातें, उसमें उनकी भावनाएं भी आ जाती है, विचार भी आ जाते हैं, उनकी रुचियां भी आ जाती है। तो उन्हीं से संबंधित बातों को क्या है साहित्य में दिखाया जाता है, जो कि रियल हो, सच्चाई हो। तो इसलिए हमने कहा कि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। समाज बनता है लोगों से मिल करके, और उन्हीं लोगों को जब हम अध्ययन करते हैं, उन्हीं के सुख दुखों को देखते हैं व्यापक नजरिए से, उसी को साहित्य में हम लोग दिखाते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा साहित्य। तो हिंदी साहित्य का इतिहास अगर मैं मोटे तौर से बताऊं आपको, तो 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या है शुरुआत हो गई थी, 1000 ईस्वी के आसपास। इससे पहले भी दोस्तों साहित्य लिखे जा रहे थे, परंतु उसमें क्या है वो जो रूप था हम काउंट करेंगे सिर्फ हिंदी को। पर लेकिन इससे पहले क्या है वो प्योर रूप से हिंदी नहीं थी, उसके अंदर जो पहले की भाषाएं जो समाज में चली आ रही थी हिंदी से थोड़ा सा अलग, हिंदी जो है बाद में विकसित हुई थी। उससे पहले भी क्या है उनकी भाषा में साहित्य रचा जा रहा था, तो उसको हम लोगों ने क्या है काउंट नहीं किया है। हमने जो काउंट किया है केवल हिंदी को। तो चलते हैं, इससे पहले हिंदी पे आने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि हिंदी से पहले किस प्रकार की रचनाएं हो रही। पहले जो रचनाएं दोस्तों होती थी पाली भाषा में होती थी, प्राकृतिक में होती थी, अपभ्रंश में होती थी। तो हम जो ज्यादा पीछे ना जाके हम केवल अपभ्रंश तक जाएंगे, यानी अपभ्रंश के बाद क्या है हिंदी का आगमन हो जाता है। तो बात यहाँ पर यह है कि अपभ्रंश भाषा में ऐसे क्या परिवर्तन हुए जिससे हमें पता लगा कि हाँ कि ये जो भाषा है अब अपभ्रंश नहीं रही, अब हिंदी हो चुकी है। तो ये डिफरेंस कैसे किया हम लोगों ने, इसके लिए दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब में 3 बिंदु दिए गए हैं। चलिए दोस्तों वो 3 बदलावों को जान लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो बदलाव था वो था क्षतिपूरक दीर्घीकरण। यानी इसके अंदर क्या होता था कि पहले के जो शब्द थे, जैसे एक शब्द था हथ, पहले हाथ को ये हथ शब्द यूज होता था अपभ्रंश में, पर लेकिन आगे जाकर ये क्या हो गया, ये हाथ बन गया। जो ता था वो हट करके, यानी कि क्षति हुई किसकी, ता की, और उसकी पूर्ति किसने करी, आ शब्द ने, यानी कि आ लग गया। ता हट करके यहाँ पर आ लग गया और हाथ हो गया। तो एक ता हटा और आ लगा, यानी कि क्षति पूर्ति, ता की क्षति और हा की पूर्ति। तो इसलिए कहते हैं क्षतिपूर्त दीर्घीकरण। तो ये तो था पहला। तो दोस्तों इसी प्रकार से ता हट करके आ लगा है, ऐसे ही बने हैं शब्द काम, सात, और इसी प्रकार से क्या है काफी सारे शब्द जाकर के बने, जो कि किसमें काउंट किए गए, हिंदी में काउंट करे गए। क्या कि ये जो ग्रुप था, तो ये जो सारे शब्द थे ये हिंदी में काउंट करे गए, और ये क्या है बदलाव है एक तरीके से अपभ्रंश में हिंदी की ओर जाने का। तो पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन था प्रसर्गों का उपयोग। प्रसर्गों के अंदर दोस्तों जो शब्द आते हैं जैसे कि से, यानी कि हिंदी में आने से पहले, यानी जो संस्कृत थी, पाली थी, वहां पर क्या है प्रसर्गों का उपयोग हमें बहुत कम देखने को मिलता था।
जैसे आज कोई हम वाक्य लिखते हैं कि मैं कल से वहां जाऊंगा, तो इसमें जो से शब्द आ रहा है ना, मैं कल से वहां जाऊंगा, तो पहले ये से नहीं आता था, मैं कल वहां जाऊंगा, कल से नहीं आता था अपभ्रंश में, पाली में, या फिर आता भी था तो बहुत कम मात्रा में आता था। पर हिंदी में जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश किया तो ये जो प्रसर्ग थे के, से, ये सब बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगे। तो ये एक प्रसर्गों का उपयोग से भी क्या है, हमें पता लगा कि जो रूप है अपभ्रंश का वो बदल रहा है। तीसरा जो पॉइंट था दोस्तों जिससे पता लगा कि अपभ्रंश में बदलाव आ रहा है वो है तत्सम शब्दों का उपयोग। तो जैसे कि अपभ्रंश में एक शब्द था राजा के लिए लाजा यूज होता था, तो इससे क्या है कि अपभ्रंश में काफी सारे ऐसे शब्द थे जो 2-3 शब्द थे उनके लिए एक ही शब्द यूज होता था, तो उससे जो शब्द थे उनका अर्थ ग्रहण करने में दिक्कत होती थी कई बार। तो इसलिए तत्सम जो शब्द थे उसका उपयोग इन्होंने दोबारा चालू किया, इसलिए यहाँ पर लिखा है उसका तो ये क्या कहते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि उसका क्या है पुनर्प्रचलन किया, यानी पहले प्रचलन में था पर लेकिन ये हट गया था, अब पर अभी से दोबारा ग्रहण किया गया है। तो ये 3 रीजन थे जिससे क्या है कि हमें पता लगा कि अपभ्रंश जो है परिवर्तित हो रही है धीरे धीरे, और इस परिवर्तित रूप जो अपभ्रंश का रूप परिवर्तन हो गया उसी को हमने क्या कहा, हिंदी कहा, जो कि हमें कब देखने को मिलती है 1000 ईस्वी के आसपास। तो यहाँ पर अब क्या है मिश्रित रूप देखने को मिलता है हमें, ऐसा नहीं है कि अपभ्रंश जो है पूरी एकदम से खत्म हो गई, अब हिंदी चालू हो गई 1000 ईस्वी से, नहीं, ये जो पूरा आदिकाल का पीरियड चलता है दोस्तों, आदिकाल, इसमें जो आप भाषा देखेंगे वो हिंदी और अपभ्रंश दोनों की दोनों मिक्स चलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या है हिंदी का अस्तित्व धीरे धीरे शुरू हुआ होना, अस्तित्व में आना शुरू हुई। तो अब हिंदी साहित्य का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसका काल विभाजन किया गया है, यानी उसे पीरियड्स में बांट दिया गया है ताकि समझने में आसानी हो। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य का जो 4 भागों में उसे विभाजित किया गया है, जिसमें से सबसे पहला क्या है, आदिकाल है। आदिकाल बिल्कुल शुरुआती रूप है, यहाँ पर हिंदी पूरी तरीके से जो रूप है वो हिंदी का नहीं है। मैंने बताया ना आपको, अपभ्रंश और हिंदी दोनों का जो मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है वो आदिकाल में मिलता है। बाकी रह गए भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। आई थिंक आप सबको पता ही होगा, इसलिए मैंने इधर लिखा भी नहीं है कि अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आगे की वीडियो में पता तो लग ही जाएगा। मेन जो अभी है आप आदिकाल को जाने इस वीडियो के अंदर कि आदिकाल क्या है, ये शुरुआत है जब हिंदी शुरू हो रही थी, धीरे धीरे अस्तित्व में आ रही थी, तो उस काल की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल पहले की। हिंदी साहित्य का दोस्तों शुरुआती पीरियड है आदिकाल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। इसका अगर मैं टाइम पीरियड बताऊं तो इसका जो टाइम पीरियड आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से वो 1050 से 1375, तो इनका जो टाइम पीरियड है 1050 से 1375 तक है। इसको आप संवत है, ये दोस्तों ईसा नहीं है, संवत है। तो संवत में ये एक संवत क्या है, एक तरीके से सन को कैलकुलेट करने का ही तरीका है। जैसे हम कहते हैं ना, आज अगर आपको ईसा में निकालना है, यानी कि ईस्वी में निकालना है, तो आपको इसमें 57 माइनस कर देना होगा। तो अगर इसमें हम 57 माइनस कर देंगे और इसमें भी कर देंगे तो हमारा ईसा निकल आएगा। जैसे अभी हमारा सन चल रहा है 2023, अगर 2023 को अगर हमें संवत में बनाना है तो क्या यहाँ हमने घटाया था वहां उसे जोड़ देंगे, 57 जोड़ेंगे तो हमारा संवत निकल आएगा, और 57 माइनस कर देंगे तो फिर से क्या है हमारा ईसा के अंदर आ जाएगा, वो संवत था और ये ईसा हो जाएगा। तो ये तो अंतर है। तो ये जो मैंने पीरियड आपको बताया ये संवत के अंदर है। आदिकाल को समझने के लिए दोस्तों आपको केवल 7 चीजें समझने की जरूरत है, 6 से 7, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला ये मैंने लिख रखे हैं, देखो, सिद्ध, नाथ, जैन, वीरगाथा, विद्यापति, अमीर खुसरो और सिंगारपरक काव्य। बस यही 7 चीज दोस्तों आपको समझनी है और आदिकाल खत्म हो जाएगा। आप चाहे किसी का भी इतिहास उठा करके पढ़े, शुक्ल जी का पढ़े, नगेंद्र जी का पढ़े, कहीं का भी पढ़े, ये 7 चीज आपको कॉमन मिलेगी और सबसे मेन जो है यही है। तो दोस्तों आदिकाल को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से वीरगाथा काल भी कहते हैं, और कई लोग इसे संधि काल कहते हैं, कोई प्रारंभिक काल कहता है। इसके कई अलग अलग नाम है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम जो अभी इतिहास पढ़ रहे हैं वो सरल इतिहास मैं मान के चल रहा हूँ, हम बेसिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं किसी और राइटर्स के जो विचार है नहीं लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि केवल और केवल विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने जो कहा है केवल वही पढ़ाऊं। बाकी जो शुक्ल जी के क्या विचार थे, द्विवेदी जी के क्या थे, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। अभी हम केवल और केवल फोकस करेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी जी के ऊपर। और जब दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी जी हमारा पूरे हो जाएंगे इनकी किताब, तो उसके बाद हम बात करेंगे शुक्ल जी पर। तो वहां पर दोस्तों हम क्या है शुक्ल जी को बहुत अच्छे से समझेंगे। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं केवल विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। अभी जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं वो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई कहानी सुना रहा है, कोई कथा सुना रहा है छोटी सी, मतलब जैसे इस टाइप का कि एक था राजा एक थी रानी, ऐसे मतलब छोटी मोटी कहानी सुनाते हैं ना, ये वाली कहानी आपके लिए चल रही है। परंतु जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ेंगे
तो उस टाइम पर ये जो कहानी है, ये जो कहानी का जो रूप एक तरीके से चेंज हो जाएगा, पूरा ये कहानी एक तरीके से पूरी मूवी बन जाएगी। शुक्ल जी आपको हिंदी साहित्य क्या है एकदम उसकी एक तरीके से पूरी की पूरी मूवी दिखा देंगे कि हिंदी साहित्य क्या था, कोई भी चीज अगर घटी है वो क्यों घटी है, उसके पीछे क्या रीजन था। तो पूरा का पूरा क्या एक तरीके से वर्णन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा हमें बहुत अच्छा वहां पर। तो अभी हम क्या है केवल विश्वनाथ त्रिपाठी जी पढ़ रहे हैं, जो कि हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं चीजें, ताकि एक रूपरेखा हमारे पास बन जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं कोई एक छोटा सा अंतर बता देता हूँ कि शुक्ल जी के इतिहास में क्या अंतर है और जो विश्वनाथ जी पढ़ रहे हैं उनमें क्या अंतर हमें देखने को मिलेगा। तो आप कुछ इस तरीके से अंतर समझ सकते हैं कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी में मैं आपको इधर ये बताऊंगा कि ये घटना घटी। तब जब दोस्तों आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पढ़ाऊंगा, तो अब वहां पर जब कोई घटना घटेगी तो आप उसे घटते हुए देखेंगे, उसके पीछे क्या रीजन था और वो घटना क्यों घटी, उसके क्या प्रभाव हुए। ये बिल्कुल एक तरीके से एकदम लाइव चलेगा आपकी आंखों के सामने, जैसे कोई मूवी चलती हो। यहाँ आप केवल सुन रहे हैं, वहां आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो कैसे बन करके हमारे सामने आया। तो बहुत मजा आएगा अगर जब हम शुक्ल जी पर पहुंचेंगे तो। पर दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी जी को पढ़ने का भी अपना ही एक अलग मजा है और शुक्ल जी को पढ़ने का अपना एक अलग मजा है। तो अभी हम विश्वनाथ त्रिपाठी जी पर ही फोकस करेंगे। तो हम फिर से आ गए हैं आदिकाल के ऊपर बात करने के लिए। तो आदिकाल को दोस्तों ये 7 चीजें मिलकर के डिफाइन करती है, आदिकाल बनाती है। इन 7 चीजों का अगर आप जिक्र कर देंगे तो वो आदिकाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी आदिकाल ये एक जो टाइम था, टाइम पीरियड, इस टाइम पर जो हमें एविडेंसेस मिले हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, वो ये थे। हमें जो साहित्य मिला उस टाइम पर वो सिद्धों का साहित्य मिला और नाथों का साहित्य मिला, जैन का साहित्य मिला, और इसी प्रकार से एक है ये जो और जो मैंने लिख रखे हैं इन सबके साहित्य हमें मिले। तो इसके अंदर हिंदी का क्या रूप था, क्या क्या चीजें इसमें वर्णित थी, उसको हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला था सिद्ध साहित्य। तो सिद्धों का जो साहित्य मिला उस टाइम पे कहते हैं 84 सिद्ध थे। तो बात प्रश्न ये उठता है कि जो सिद्ध थे ये लोग थे कौन असल में। तो क्या कहते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी बताते हैं कि जो ये सिद्ध थे इनका जो विकास हुआ है, ये जो अस्तित्व में आए हैं, ये बुद्ध की शाखा है। बुद्ध की दोस्तों आगे बुद्ध धीरे धीरे जब फैल रहा था तो वो अनेक शाखाओं में बट गया था। तो बुद्ध की दोस्तों एक शाखा थी वज्रयान। तो वज्रयान के अंदर ही क्या है ये आते थे सिद्ध कवि, और जो नाथ थे दोस्तों इनका भी संबंध क्या है बुद्ध के उसी वज्रयान से मिलता है। तो इन दोनों को आप समझ सकते हैं, उन दोनों का ही है। तो अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ भारत का काम चलाऊ सा, ठीक है, फटाफट बन जाएगा। ये कश्मीर है, ठीक है, बेकार सा बना है पर लेकिन आप समझ जाना दोस्तों, ठीक है। ये तो जो सिद्ध साहित्य था, सिद्ध जो लोग हमें मिलते हैं दोस्तों, ये याद रखना, सिद्ध सबसे पहले मैंने लिखा है। तो सूरज कहाँ से उगता है, पूर्व से। तो ये जो सिद्ध जो कवि थे ये भारत के पूर्व साइड में ही हमें मिलते हैं देखने को। इनका जो क्षेत्र था वो इस तरफ था, और दूसरे थे नाथ। तो नाथों का हम पाएंगे इस तरफ, ये है पूर्व और ये है पश्चिम की तरफ, दूसरी तरफ। और तीसरा जो जैन थे वो आप मान लीजिए ये गुजरात से लेकर के यहाँ दक्षिण तक इस प्रकार से फैले पड़े थे। तो ये तो हो गए सिद्ध, ये हो गए नाथ, और ये हो गए जैन। तो इनकी आपको स्थिति पता लग गई कि भारत में किस जगह पर कैसे कैसे फैले थे। सिद्ध थे पूर्व में और नाथ थे पश्चिम में। जैन की बात करें तो जैन दक्षिण में थे और यहाँ पर अपने पश्चिम की तरफ थे। आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे उसके अंदर मैंने राज्यों के नाम भी लिख रखे हैं कि कौन कहाँ पर था। तो सिद्धों का जो साहित्य दोस्तों हमें मिलता है उसके अंदर हमें जो मिलता है, जैसे कि सिद्ध जो थे एक तरीके से धार्मिक मतावली के लोग थे। ये जो तीनों के तीनों है एक तरीके से अपने धर्म का प्रचार करना जो होता है उसी के लिए ये लोग साहित्य की रचना वगैरह करते थे। तो में दोस्तों एक नाम सबसे ज्यादा आता है, वो आता है सरप्पा का। तो सरप्पा को प्रथम सिद्ध भी कहते हैं। तो इनके जो सिद्ध का जो साहित्य था उसके अंदर ज्यादा जो बातें होती थी, ये लोग वर्ण आश्रम को नहीं मानते थे, उनका कड़ा विरोध करते थे। इनका जो साहित्य दोस्तों में मिलता है वो संध्या भाषा में मिलता है। संध्या भाषा को उलट भाषी भी कहते हैं, वही भाषा दोस्तों जो आगे चल करके कबीर जी भी अपनी भाषा में यूज करते हैं। तो ये जो संध्या भाषा होती है दोस्तों उलट भाषी, इसकी विशेषता ये है कि ये जो है प्रतीकों का यूज करती है। ये प्रतीकों के माध्यम से क्या है अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। तो दोस्तों इनके प्रतीक आपको समझ में नहीं आएंगे, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी भाषा आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इनकी भाषा में एक प्रकार का रहस्यात्मकता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो भाषा है दोस्तों प्रतीक का इस्तेमाल करती है अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए। तो दोस्तों सिद्धों का जो साहित्य था वो इसलिए रचा जाता था कि लोगों को क्या है वो लोग बता सके कि समाधि का क्या महत्व है, समाधियों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना और सदाचार के ऊपर ज्यादा बल देना। तो एक तरीके से समाज को क्या है एक तरीके से धार्मिक शिक्षा ये लोग देते थे अपने इन ग्रंथों के माध्यम से।
तो इस प्रकार का इन लोगों का साहित्य था। बाकी आप लोग किताब में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं दोस्तों नाथ कवियों के ऊपर। तो नाथ कवियों को भी मैंने आपको बताया, ये भी बुद्ध के उसी शाखा से संबंधित है, वज्रयान से, जो मैंने आपको बताया अभी। तो इनके जो सबसे प्रमुख थे वो थे गोरखनाथ जी। इनकी जो साहित्यिक रचना थी उसमें भी दोस्तों बिल्कुल सेम, जैसा कि हमने सिद्ध साहित्य में देखा, इनमें भी कुछ वैसा ही था, बस थोड़ा सा इनमें अंतर है। ये लोग दोस्तों ज्यादातर ये शैव संप्रदाय से थे, यानी गोरखनाथ का मैंने आपको नाम लिया तो वो क्या है, शिव संप्रदाय से संबंधित है। तो वहां पर साधना को महत्व देना, हठ योग को महत्व देना, इसी प्रकार से मांस का निषेध, यानी कि जानवरों को मार के नहीं खाना, ब्रह्मचर्य के पालन पर दोस्तों ज्यादा ये लोग ध्यान देते थे। इसी प्रकार से दोस्तों जो नाथ कवि थे और उनका साहित्य था वो भी क्या है, लोगों को धर्म से रिलेटेड ही शिक्षाएं देते थे, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ज्यादातर किस पर ध्यान देते थे, ब्रह्मचर्य वगैरह पर लेकिन इन दोनों ने, इसने भी और इसने भी, दोनों ने एक चीज का जो विरोध किया वो था वर्ण आश्रम का, इन्होंने विरोध किया। चलते हैं दोस्तों तीसरा जो हमें मिलते हैं वही जैन कवि मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जैन संप्रदाय। यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार के साहित्य देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों वही था कि जैसे नीति या उपचार या लोगों को एक तरीके से उपदेश देना, है ना, जैसे कि मैंने आपको ऊपर उन दोनों को बताया। एक तो वो था जिसमें वो साधनाओं के बारे में भी बताते थे। इन्होंने दोस्तों एक नई चीज ये करी कि जैन धर्म के जो साधक थे उनके ऊपर क्या है, इन्होंने उनकी जीवनी को आधार बनाया। उनकी पता है जीवनी इन लोगों ने लिखी अपने जैन साधकों की, और उस जीवनी के माध्यम से लोगों तक क्या है, जैन धर्म का प्रचार किया। तो ये एक नया था क्लेवर। तो इन्होंने एक तरीके से, जिसे हम कहते हैं ना जीवनी लिखना, तो इन्होंने यहाँ से उन लोगों ने शुरू कर दिया था कुछ उसी प्रकार। कुछ कवियों के दोस्तों मैं आपको नाम बता देता हूँ जिन्होंने क्या है इस प्रकार की रचनाएं लिखी थी, कि जो मैंने आपको बताया चरित्र से रिलेटेड। तो चार प्रमुख कवि दोस्तों हमें इसमें देखने को मिलते हैं। पहला है हेमचंद, दूसरा है स्वयंभू, तीसरा है पुष्पदंत और तीसरा है कनकांबर मुनि। तो इन चारों ने दोस्तों कुछ कुछ रचनाएं करी थी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्वयंभू ने दोस्तों एक रचना करी थी पाउम चरियू, जो कि कड़वक बद्ध भाषा में थी। इसका महत्व आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो जयसी ने पद्मावत लिखी थी और तुलसीदास जी का रामचरित्र मानस, ये जो दोनों ग्रंथ दोस्तों मैंने आपके नाम बताए जो कि आज बहुत ही फेमस है, इनका जो आधार था वो स्वयंभू के इसी कृति का था, यानी कि यहीं से ही देख करके वो रचनाएं एक तरीके से इसी आधार पर लिखी गई। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीरगाथा काव्य पे। तो इस टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं आदिकाल पर, तो आदिकाल पर अभी तक हमने देख लिया कि धर्म से रिलेटेड साहित्य हमें देखने को मिला। अब हम बात करेंगे कि वीरगाथा से रिलेटेड, यानी कि वीरता परक साहित्य, जो वीरता को आधार बना करके जो साहित्य लिखा गया, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो इसी प्रकार से और भी अब आगे आएंगे जिसके अंदर श्रृंगार परकता भी आएगी। तो पहले हम चलते हैं वीर के ऊपर। तो इस वीर गाथा काव्य के अंदर दोस्तों हमें 12 ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जिसमें से 4 तो अप्रमाणिक है, यानी कि वो उपलब्ध हमारे पास नहीं है, और 8 क्या है, उपलब्ध हमारे पास है। तो टोटल 12 थे। इन्हीं 12 रचनाओं के आधार पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस आदिकाल को क्या है, वीर गाथा काल नाम भी दे दिया। दोस्तों ये जो 12 रचना हमें देखने को मिलती है, इसका आपको वर्णन नोट्स के अंदर नीचे मिल जाएगा। दोस्तों मेन जो बात करने वाली आप लोगों से है, आप ये रखना कि ये जो रचनाएं थी ये सभी वीर परक थी, यानी वीर रस को लेकर के लिखी गई थी। इसमें राजा महाराजाओं के जो लड़ाई थे उनको ज्यादातर बताया गया है, यानी कि इन रचनाओं के अंदर ज्यादातर जो वर्णन आपको मिलेगा वो राजाओं के ऊपर मिलेगा। उनकी वीरताओं की कहानी और किस्से उसके अंदर मिलेंगे, उन्होंने किस किस प्रकार के किससे युद्ध किया, कैसे किया, किस प्रकार से जीते। तो उसी तरीके से संबंधित क्या है, ये सारी की सारी रचनाएं हैं, और उनके नाम और उनके लेखक का नाम आपको नोट्स के अंदर मिल ही जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं विद्यापति की ओर। तो विद्यापति की दोस्तों 3 रचनाएं सबसे ज्यादा फेमस है, जो 3 रचनाएं आपको इस 12 ग्रंथ के अंदर भी मिलेगी, जिसमें से 2 जो हमें दो के बारे में हमें जानना है। पहला कीर्तिलता, दूसरा क्या है, पदावली, और एक है कीर्ति पताका। तो जो मेन है वो है कीर्तिलता। ये एक प्रकार से दोस्तों एक ऐतिहासिक रचना है। विद्यापति से पहले जितनी भी ऐतिहासिक रचनाएं हुई थी वे सभी की सभी एक तरीके से जनश्रुति थी या फिर कहावत टाइप की थी। उनमें जो सत्यता होती है इतिहास की, वो सत्यता उसमें नहीं दिखती थी, यानी कि दोस्तों उनके अंदर जो सत्यता थी वो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करी गई थी। परंतु कीर्तिलता एक ऐसी रचना है जो कि एक अपवाद रूप में है, कि ये एक इसके अंदर जो है सत्यता का बिल्कुल हमें बढ़िया वर्णन मिलता है, यानी ये जो है सत्यता के बहुत ज्यादा करीब थी, यानी बहुत ज्यादा यथार्थ के करीब थी, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट दिया जाता है। दूसरी जो रचना है दोस्तों है पदावली। पदावली दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर राधा और कृष्ण का जो वर्णन दोस्तों किया गया है वो अलौकिक ना होकर के लौकिक है, यानी कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से जो उनका जो प्रेम है उन पर लौकिकता का प्रभाव दिखता है। यानी
राधा को अगर कृष्ण से मिलना है तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है कि राधा को भी बहुत ज्यादा लोक लज्जा है, जैसे कि नॉर्मली लोगों को होता है कि समाज का डर लगा रहता है कि कौन क्या बोलेगा। मतलब पूरे एक तरीके से लौकिक दिखाया गया जैसा सामान्य मनुष्य के बीचों में होता है, बिल्कुल ठीक वैसा ही राधा और कृष्ण को इन्होंने बिल्कुल उसी सामान्य ढंग से दिखाया है। जैसे कि जगत में नॉर्मल मनुष्य के बीचों में वो संबंध रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से इन्होंने पदावली के अंदर दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं 6 वाला अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो दोस्तों बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। इनके पास एक तरीके से इन्हें बहुत सारी कलाओं में ये माहिर थे। ये संगीतकार भी थे, इतिहासकार भी थे, कई भाषाओं के जानकार भी थे और भी कई प्रकार की आप इन्हें उपाधि दे सकते हैं। ये बहुत सारी इनके पास कलाएं थी। अमीर खुसरो दोस्तों फारसी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इनकी जो फारसी में रचनाएं हैं उन्हीं ने क्या है इनको बहुत ज्यादा नेम और फेम दिया है। तो इनकी जो फारसी रचनाएं वो तो फेमस है ही, साथ ही साथ दोस्तों जो इनकी हिंदी की रचनाएं हैं जिसके अंदर हमें थोड़ा बहुत फारसी भी देखने को मिलती है। दोस्तों अमीर खुसरो इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो इनकी जो भाषा है, जिस भाषा में इन्होंने रचनाएं करी है वो आधुनिक भाषा के बहुत ज्यादा करीब है। खुसरो दोस्तों अपनी पहेलियों के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो इनकी भाषा थी आधुनिकता के बहुत करीब थी। तो चलिए दोस्तों इनकी 2 लाइन देख लेते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहु देश। तो दोस्तों ये जो मैंने लाइन पढ़ी आपको कितने आसान आसान शब्द देखने को मिले होंगे। ये उन्होंने 14वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने लिखा होगा और पर लेकिन इनके जो शब्द है जैसे गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, ये मुख हो गया, केस हो गया, सब हमें बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं। चल खुसरो घर अपने, बिल्कुल नॉर्मल भाषा है एकदम। तो ये जो भाषा है दोस्तों इतना ज्यादा सामान्य इन्होंने लिखा है, आधुनिकता के बहुत करीब है। तो इसलिए अमीर खुसरो क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर भी माने जाते हैं इसलिए। तो ये था अमीर खुसरो के बारे में। तो अब दोस्तों जो एक रह गया वो श्रृंगार परक लौकिक काव्य। आदिकाल के अंदर अभी जो हमने यहाँ पर बात करी श्रृंगार, तो मैंने बताया था यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम का मिलन की बात, यहाँ पर प्रेम की बात करी गई थी। श्रृंगार तो यहाँ पर भी है, पर ये क्या है भक्ति परक था थोड़ा सा। पर लेकिन हमें उस टाइम पर ऐसी भी रचनाएं मिली इन लोगों को जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, जो कि लौकिक प्रेम पर आधारित थी, यानी कि जगत प्रेम, मतलब किसी भगवान का प्रेम नहीं था, नॉर्मली लोगों का था। तो पहली रचना जो हमें मिलती है वो संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान ने लिखा था, जिसे अद्दमान भी कहते हैं। तो अब्दुल रहमान जो है दोस्तों ये एक मुसलमान होने के बावजूद जो रचनाएं थी दोस्तों उसमें फिर भी हिंदी भाषा का ही उपयोग इन्होंने ज्यादातर किया था, हिंदी में ही रचना इन्होंने करी है। इसलिए भी दोस्तों अब्दुल रहमान क्या है एक महत्वपूर्ण राइटर माने जाते हैं। तो इनका जो संदेश रासक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि कैसा है श्रृंगार परक है, वो भी कौन सा लौकिक। और दूसरी जो रचना हमें मिलती है वो है राउर वेल, जो कि लिखा है रोड़ा ने। तो ये 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, श्रृंगार परक जो कि क्या है लौकिक है, जगत से रिलेटेड श्रृंगारिक काव्य है। तो कुल मिलाकर के आदिकाल के अंदर ये 7 चीजें आती हैं और जिसमें मैंने आपको बताया किस प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिली है। सबसे पहली जो रचनाएं देखने को मिली वो धार्मिक रचनाएं, दूसरी जो रचनाएं हमें देखने को मिली वो वीर रस से रिलेटेड थी। तीसरी रचनाएं जो दोस्तों हमने देखी वो ऐतिहासिक थी, विद्यापति की ऐतिहासिक वो भी थी, पर इनकी ऐतिहासिकता में यथार्थता अधिक थी विद्यापति के में। और विद्यापति की जो पदावली रचना थी उसमें भी कुछ विशेषता मैंने आपको बताई थी कि कृष्ण और राधा का जो प्रेम था वो एक तरीके से इनमें लौकिक रूप में दिखाया गया है, जबकि जो कैरेक्टर से पात्र है वो अलौकिक है। ये तो विशेषता थी पदावली की। उसके बाद हम आए थे अमीर खुसरो, जिनकी हमने भाषा बताया कि आधुनिकता के कितने करीब थी, पहेलियों के लिए जाने जाते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ये हो गया। लास्ट में हमने देखा कि श्रृंगार परक लौकिक काव्य भी हमें यहाँ देखने को मिले। तो हमें कुल मिलाकर यहाँ पर 3-4 तरह की रचनाएं देखने को मिली। एक बात जो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस काल में केवल इतनी ही रचनाएं नहीं हो रही थी, इससे भी अलग रचनाएं हो रही थी, परंतु क्या है एविडेंसेस हमें नहीं मिले, या आप यूं कह सकते हैं कि उस टाइम पर जो भी लिखा गया था हमें जितना प्राप्त हुआ केवल उसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर अगर हमें कुछ और मिल जाएगा तो इनमें क्या है वो चीजें एड ऑन हो जाएगी। पर अभी तक दोस्तों हमारे इतिहासकारों ने जो ढूंढ पाए हैं आदिकाल के अंदर या फिर उससे रिलेटेड, वो मेनली यही है। और भी कई रचनाएं उस टाइम पर हो रही होगी, श्रृंगारिक की और भी कई रचनाएं हुई होगी, या फिर इससे अलग विषय हो और भी उन पे भी हो रही होगी, पर उन सब पे हमको नहीं जाना है, हमें केवल उन्हीं पे जाना है जो प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है, जो कि इतना ही है। तो आदिकाल दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप अब जाइए और विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो किताब है उसमें से आप इसको एक बार पढ़िए। 10 पेज ही होंगे सिर्फ आदिकाल पर, और जब आप उसे पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको इतना बताया है एकदम इमेज आपको बिल्कुल क्लियर
हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जब आप पढ़ने जाएं तो याद रखना उसको शुरू से पढ़ना, यानी कवि का जो परिचय आएगा वो भी पढ़ना है, आमुख उसमें लिखा होगा वो भी पढ़ना है, और फिर विषय प्रवेश होगा वो भी पढ़ना है, और उसके बाद आप आना आदिकाल पर। डायरेक्ट आदिकाल पे जंप मत करना, किताब को शुरू से ही पढ़ना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी डालूंगा जिसमें हम बात करेंगे भक्ति काल के ऊपर कि भक्ति काल क्या था।